So welcome back everyone, and this is going to be the another video. This is basically the second video of the practical questions. इसके पहले कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एक वीडियो अपना क्वेश्चंस पे हो चुका है. दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस वीडियो. और यहाँ से हम आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना. Suppose we have three projects involving discounted cash outflow of 5,50,000, 75,000 and 1 crore 20,000. ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है फिर से. मान लीजिए कि हमारे पास में तीन प्रोजेक्ट है जिसकी डिस्काउंटेड वैल्यू, ये चीज ध्यान दो, ऑलरेडी डिस्काउंट करके इन्होंने हमको दिया हुआ है. जो कैश आउटफ्लो है यानी कि पैसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तीन प्रोजेक्ट के तीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट ए है, मान लो 5,50,000 लगेगा, प्रोजेक्ट बी में 75,000 लगेगा और प्रोजेक्ट सी में 1,20,20,000 लगेगा. सपोज फर्दर दैट द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, और इन्हीं तीन प्रोजेक्ट के इनफ्लोज अब दिए हुए हैं. पहले आउटफ्लोज दिए थे, अब इनफ्लोज दिए हैं 6,50,000, 95,000 एंड 1,30,000. कैलकुलेट द डिजायरेबिलिटी फैक्टर्स फॉर द थ्री प्रोजेक्ट्स. सर डिजायरेबिलिटी फैक्टर्स क्या होता है? डिजायरेबिलिटी फैक्टर्स इज नथिंग बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. तो ये चीज याद रखना, दोनों एक ही चीज है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स है हमारी, उसके अंदर में ये एक है, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ. ध्यान देंगे यहाँ पे. सो हमारी कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है उसमें ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड एक होती है, और एक है टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में सबसे पहले है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखे. इस वाले लेक्चर में हम ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिजायरेबिलिटी फैक्टर ये एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है. सो एक तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट है. तो पहला जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दो. डिजायरेबिलिटी फैक्टर्स या और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलो उसको आप. सो ये कैसे निकालते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, अगर आपको समझा होगा तो. सो अगर इनफ्लो, चलो क्या होता है मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या होता है, ये फॉर्मूले का कैसे यूज़ करते हैं. एनपीवी का मतलब क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, और ये माइनस नहीं है, यहाँ डिवीजन यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोजेक्ट ए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट ए. प्रोजेक्ट ए का इनफ्लो कितना था? अगर आप इनफ्लो देखोगे तो दैट इज 6,50,000 एंड आउटफ्लो इज 5,50,000. 6 लाख, 6,50,000, 5,50,000. फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट बी, आउटफ्लो और इनफ्लो. पहले इनफ्लो आएगा 95 और डिनोमिनेटर में आएगा आउटफ्लो 75. फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट सी 1,30,000 और 1,20,000. ठीक है. सो 6,50,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000, 1.18. 1.26.
1 लाख, 1 करोड़ 30 हज़ार, 1 करोड़ 20 हज़ार, दैट्स 1.00 ही आएगा एक तरह से। आगे और डिजिट्स लोगे तो आएगा वो। सो ध्यान दो, आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लेकिन हमको यहाँ तक रुकना नहीं है। हमको समझना है कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। इस वाले क्वेश्चन की मदद से मैं एक बार और आपको समझाऊंगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको ये बताता है कि 1 रुपए के आउटफ्लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आउटफ्लो ले रहे हैं हम, 1 रुपए के आउटफ्लो के बदले जेब से 1 रुपया जब जाता है तो उसके बदले में कितना आता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जेब से 1 रुपए जब जाता है तो उस 1 रुपए जाने के बदले में कितना आता है। सो प्रोजेक्ट ए में अगर आप देखेंगे तो 1.18 है। इसका मतलब 1 रुपए जाने के बदले उस प्रोजेक्ट में 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो या पैसा जब आपके जेब से जाएगा तो उसके बदले में 1.18 आएगा। प्रोजेक्ट बी में एक जब जाएगा तो 1.26 आएगा। प्रोजेक्ट सी में एक जब जाएगा तो एक ही आएगा। तो आप ये बताओ, आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड। आप बोलोगे सर प्रोजेक्ट बी, वाई? 1 रुपए जाने के बदले सब में 1-1 रुपया जा रहा है, तो आ कितना रहा है, सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, 1.26 प्रोजेक्ट बी में। तो डिजायरेबिलिटी फैक्टर के बेस पे हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा हो। ज्यादा पीआई का मतलब ज्यादा इनफ्लो एज कंपेयर टू द सेम 1 रुपी का आउटफ्लो। आई बात समझ में? सो बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिजायरेबिलिटी फैक्टर, प्रोजेक्ट बी should be selected which has highest PI। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप सर बताइए इसका क्या इस्तेमाल है। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रोजेक्ट बी नहीं सिलेक्ट करते। मान के चलता हूं कि तीनों प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1 ही साल लगना है। 2 साल, 3 साल, 5 साल कुछ भी ले सकते हो, हम 1 साल मान के चलते हैं। अगर मैं होता और प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे डिसीजन लेना होता कि 3 में से कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं, तो मैं प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करता जिसमें 1.18 पीआई आ रहा है। बेसिकली जब मैं इन्वेस्टमेंट का डिसीजन प्रैक्टिकल लाइफ में लूंगा तब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 साल मेहनत करने के बाद प्रोजेक्ट बी में जब आपने 75,000 यानी 75,000 डाले थे तो रिटर्न में कितना मिला, 95,000। कितना एक्स्ट्रा कमाया, 20,000। लेकिन प्रोजेक्ट ए में आप 5,50,000 डालने के बाद 6,50,000, 6,50,000 कमा पा रहे हो, 1 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है। मेहनत आपने उसी 1 साल में की है, लेकिन 1 लाख रुपए प्रोजेक्ट ए में मिल रहा है, 20,000 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट बी में मिल रहा है, और प्रोजेक्ट सी में आपको मिल रहा है सिर्फ 10,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो सी तो कैसे भी नहीं आता, वैसे भी नहीं आता। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते। आप जो यूज करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 5 मिनट आप ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। मैं तब तक के लिए इंतजार करता हूँ। पानी तो है मेरे पास, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूँ।
So hello everyone, question number 6 is there. Let's have a look on this question. A Limited is evaluating a project involving an outlay of 10 lakh. एक कंपनी है A Limited और वो प्रोजेक्ट देख रही है जिसमें आउटले कितना लगेगा 10 लाख का, रिजल्टिंग इन एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 2,50,000 फॉर 6 ईयर्स. ध्यान दो, स्टार्टिंग में आपके 6 लाख या सॉरी 10 लाख लगेंगे और उसके बाद 6 साल तक 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपीज आएंगे. अज्यूमिंग सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज जीरो, यानी कि 6 साल के बाद में जब आप उस प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड करोगे, खत्म करोगे, मशीन कुछ होगी तो बेचोगे, लेकिन मिलना कुछ भी नहीं है. डिटरमाइन द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट. नाउ IRR ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है सर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इसका मतलब यह होता है कि हम इस प्रोजेक्ट पे कितना परसेंटेज कमा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में. एक आपका होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, वो बहुत ही सिंपल है. 2.5 लाख पर एनम डिवाइडेड बाय 10 लाख करोगे तो आपको 25% आंसर आ जाएगा. लेकिन एक होता है IRR, जिसमें आप 2.5 लाख यानी 2,50,000 न्यूमरेटर में नहीं ले सकते. रीजन बीइंग आपको प्रेजेंट वैल्यू लेनी है सारे कैश फ्लोज की. प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में बताना है कि आपने कितना परसेंटेज कमाया. यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप कंसिडर करते हो, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड थी उसमें टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं होती. सो ये मेथड थोड़ी डिफिकल्ट जाती है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दिस मेथड IRR. प्रैक्टिकल लाइफ में हम ARR ही यूज करते हैं, मतलब बहुत जगह पे जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस और प्रॉपर एनालिसिस चाहते हैं वो IRR यूज़ करते हैं. लेकिन हम जब छोटी दुकानदारी करते हैं, कहीं शॉप खोलना हो, ये खोलना हो, वो खोलना हो, तो ऐसे टाइम पे ये सब IRR वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ नहीं किए जाते. हमको सिंपल समझ में आता है, हर साल 50 रुपये कमाऊँगा, इन्वेस्टमेंट 200 का है तो 25% बनता है और ये मेरे को चलता है. सो ऐसा है. तो आइए सर IRR कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ. IRR में थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लेना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो. यहाँ पे 10 लाख गए और 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 6 बार 2.5 आएंगे भी. ठीक है, तो अब आपको पता क्या करना है सर? बहुत ही सिंपल. क्या करना है? IRR पे क्या होता है? IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आप कितना परसेंट इस पे कमा रहे हो. यानी कि IRR पे क्या होता है, हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से. जब आप एक ऐसा रेट ढूंढ के निकाल लेते हो कि इनफ्लो यानी कि 2.5 की जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे वो कैश आउटफ्लो के बराबर होगी, यानी कि ये रेट जो है वही रेट है जितना हम इस प्रोजेक्ट पे कमा रहे हैं. इस रेट पे आपको आउटफ्लो और इनफ्लो मैच कर जाएगा. सो पर्पस क्या है सर? पर्पस बहुत ही सिंपल. एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. आई बात समझ में? NPV 0 होता है यहाँ पे. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि कैश फ्लो हर साल सेम है 2.5 लाख, तो एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले सकता हूँ मैं यहाँ पे. ये हमने जस्ट रिसेंटली एक क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 5 में. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा वो. ठीक है. अब एन्युटी जो है यानी हर साल आप कितना कमा रहे हो, 2.5 लाख का आपको कैश फ्लो हो रहा है. यहाँ पे कैश फ्लो ही दिया है ना, हाँ ठीक है. अगर प्रॉफिट दिया होता तो उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करते थे, लेकिन ठीक है. अब ये आपको नहीं पता प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 10 लाख का. सो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो आ रहा है वो है आपका 4. अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में यहाँ पे परसेंटेज होता है और यहाँ पे लाइफ होती है जो कि है 6 साल. हमको इस क्वेश्चन में वो परसेंटेज निकालना है. ऐसा परसेंटेज, ध्यान दो अब क्या कहाँ तक आ गए हम, ऐसा परसेंटेज जिसके 6 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टोटल की जाए तो 4 आनी चाहिए. अब ये कैसे निकालोगे? अब आपको अगर क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ होता तो बहुत आसान हो जाती कहानी, लेकिन अगर टेबल भी नहीं दिया है तो फिर आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे हम यूज करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला जो वीडियो है उसको अच्छे से एक बार फिर से देखिए, उसके अंदर में हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। सो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, हम अपने मन से अंदाज़ा लेके देखते हैं कि लेट्स से आईआरआर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमने अगर 15% लिया तो 6 साल का एन्युटी फैक्टर कितना आता है। हमारा पर्पस क्या है कि ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो जिसका 6 साल का फैक्टर 4 आए। ठीक है, सो मैं 15% लेके देखता हूँ। पहले तो मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। मुझे एन्युटी फैक्टर निकालने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं ये इस कैलकुलेटर में निकाल रहा हूँ। आपका जो कैलकुलेटर है उसमें ईजी हो जाता है, मैं भी वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ बट आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा मैं कर क्या रहा हूँ। डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू, अच्छा सॉरी, चलो एक काम करते हैं ना, अगर जब है ही हमारे पास में तो पूरा यूज़ करते हैं। मेमोरी क्लियर, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस 2 3 4 5 6। सो ये आता है 3.784। आपको मैं मेमोरी रिकॉल करके दिखा देता हूँ क्योंकि आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बहुत बारीक है। अगर आप ये मेमोरी रिकॉल करोगे यानी कि 6 साल का 15% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टोटल करते हो तो 3.784 आता है, और ये हम यहाँ पे लिखेंगे 3.784। अब ध्यान दो एक चीज, हमको कितना चाहिए 4, और हम 4 के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। 3.784 से 4 तक जाने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर बढ़ाने की ज़रूरत है। जब एन्युटी फैक्टर बढ़ाना है तो रेट आपको गिराना पड़ेगा क्योंकि कम रेट पे ज़्यादा फैक्टर आता है। सो 15 के बाद आप नेक्स्ट रेट लेंगे, इसीलिए इसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं क्योंकि हम कोशिश करके देखते हैं इसमें। हम नेक्स्ट रेट जो लेंगे वो है 12% का। मन से ले लो, आप 13 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो। 1.12 इक्वल टू एम प्लस 1 2 3 4 5 6। सो मैंने 6 लिया और मेमोरी रिकॉल करता हूँ तो 12% से 12% से 6 साल का फैक्टर आता है 4.111। अब मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है कैसे, 15% से 3.784, 15 से 14 पे आया, 14 से 13, 13 से 12 पे आया तो पता चला 4.111। यानी कहीं ना कहीं, मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं इन दो एन्युटी फैक्टर के बीच में ही वो एन्युटी फैक्टर है जो मुझे चाहिए। 3.784 से आगे बढ़ते जाओ, आपको पता चलेगा 4 इन दोनों के बीच में आता है। यानी एक चीज, अब हम यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो एक चीज समझो, 3% अगर आप नीचे गिरते हो तो कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 3.784 माइनस 4.111, तो डिस्टेंस आपने कवर किया 0.327। मैं डिफरेंस नहीं बोल रहा हूं, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता। यानी कि बात को समझो, 3% नीचे गिरने पे 0.327 स्टेप्स आगे बढ़ता हूं। 3% नीचे गिरने पे 0.327 स्टेप्स आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कम से कम आपका रेट 15% का है और आपको नीचे जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15% से हमने शुरू किया और 15 से हम नीचे जा रहे थे, 15 से 12 आया ना, नीचे जाना है तो माइनस होएगा, 15 में से माइनस होएगा। अब ध्यान दो, 3% आप नीचे गिरते हो तो 0.327 स्टेप्स आगे बढ़ते हो, लेकिन आपको कितना आगे बढ़ना था सर, 3.784 से सिर्फ 4 तक जाना था। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 0.216। आपको सिर्फ 0.216 का ही डिस्टेंस कवर करना था, आपको सिर्फ 0.216 का ही डिफरेंस कवर करना था। अब मेरी बात को समझोगे, 3% नीचे जाता हूं तो 0.327 जो है 0.327 का डिस्टेंस कवर करता हूं, लेकिन मुझे तो सिर्फ 0.216 का ही डिस्टेंस कवर करना था, कम डिस्टेंस कवर करना था। सो
आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना डिस्टेंस आपको कवर करना था, 0.216 का ही। सो 3 डिवाइडेड बाय 0.327 जब आप करते हो तो पता लगाते हो कि एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए कितना परसेंटेज गिरना पड़ेगा। ऊपर में नीचे में क्या है, स्टेप्स है, तो नीचे वाली चीज बेस बनेगी। एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए कितना परसेंट गिरना पड़ेगा, फिर 0.216 स्टेप आगे बढ़ने के लिए कितना गिरना पड़ेगा। सो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमने इंटरपोलेशन का आईआरआर वाली मेथड में देखा था। 3 डिवाइडेड बाय 0.327 मल्टीप्लाइड बाय 0.216 दैट गोज टू 1.98 माइनस 15 अगर आप करोगे तो 13.01 या 02% आपका ये है आईआरआर। तो ये चीज़ आप समझो, ये आपका आईआरआर है 13.02। यकीन नहीं होता तो आप यहाँ पे निकाल के देखिए। m प्लस लेते हैं, क्लियर करते हैं, 13.02 लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.1302, ठीक है। 6 साल का फैक्टर निकालना है, इक्वल टू m प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आप करो मेमोरी रिकॉल, कितना आ रहा है 3.995 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। एग्जैक्ट नहीं आता कभी भी, क्योंकि इसी मेथड को हम इसीलिए, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आता इसीलिए हम कहते हैं ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। ट्राई करेंगे, एरर के साथ में आपका आंसर सही आएगा। सो दिस इज योर आईआरआर। इसका मतलब क्या है कि अगर 13.02% डिस्काउंटिंग रेट बनता है तो इस रेट पे आपका इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू से मैच करेगा। 13.02%, दूसरा सेंटेंस, 13.02% एक ऐसा रेट है जो आप इस प्रोजेक्ट पे कमा रहे हो, इतना परसेंट आप उस प्रोजेक्ट पे कमा रहे हो। सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालते तो 25 आता, और आईआरआर हमेशा उससे कम ही होता है क्योंकि वो आपको अप्रोप्रिएट बताता है। सो आप एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट पे 13% से ज़्यादा नहीं कमा रहे, ये मतलब होता है। तो ये जो आईआरआर वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन, यहीं पे आपको बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। 2 4 6 क्वेश्चन अगर आप और करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो आप एक काम करो, यहाँ से लिखना शुरू करो, आगे का भी लिखना। मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ।
ठीक है सर, आगे बढ़े। एक काम करते हैं, इस लेक्चर को मैं यहीं तक रोकता हूँ और नेक्स्ट वाले लेक्चर में, बिकॉज आई हैव सम वर्क टू डू, सो आई विल हैव टू टेक अ ब्रेक। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं वापस आऊँगा और नए वाले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बिफोर आई डू इट इन द क्लास। बाय बाय।